वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं भारत की भौतिक विशेषताओं पर। और भारत की भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वास्तव में भारत है कहाँ। ठीक है, देखो, जब राजस्थान का परिचय हम पढ़ रहे थे तब हमने कुछ गोलार्ध वगैरह की बात की थी। तो एक बार फिर से हम बात करते हैं हमारे भारत की स्थिति पर, भारत के नाम पर और भारत की सीमाओं पर। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई। ठीक है, विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश होती है विषुवत रेखा, और इसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या हम इसको कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, और इन दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए ये जो हमारी रेखा है, अरे बन जाना यार, ये जो रेखा है ये हमारी ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे इस पृथ्वी पर 4 गोलार्ध नजर आते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर ये उत्तर गोलार्ध, ये भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर दक्षिण ध्रुव तक ये दक्षिण गोलार्ध, ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर ये पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम की ओर पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ जो देशांतर स्थित होता है पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, वो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर 180 डिग्री, और इधर भी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक हमारा विस्तार होता है। यहाँ पे 90 डिग्री उत्तर अक्षांश है और यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत हमारा जो है, भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार एक बार हम यहाँ थोड़ा सा बनाते हैं, उसके बाद हम इसको मैप में रखेंगे। मान लीजिए हमारा ये भारत बन रहा है, अभी छोटा बना रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे हम इसको बड़ा एनलार्ज कर लेंगे। ये हमारा भारत है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार शुरू होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, और हमारा जो देशांतरी विस्तार शुरू होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये हमारे भारत का विस्तार है। अब इस विस्तार को हमें इस ग्लोब पर रखना है। तो सबसे पहले देखो कि हमारा जो विस्तार है वो शुरू होता है कहाँ से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर में जितने भी अक्षांश सभी उत्तरी कहलाते हैं, भूमध्य रेखा के दक्षिण में जितने भी सभी अक्षांश सभी दक्षिणी कहलाते हैं। तो हमें शुरू होना है भूमध्य रेखा के उत्तर से। ये 0 डिग्री है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करते हुए मान लीजिए ये एक अक्षांश रेखा आती है और ये होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश। ठीक है, और कहाँ तक है हम, 37 डिग्री 6 तक। तो यहाँ 8 हो गया, ऐसे ही 9 10 11 12 करते हुए मान लीजिए ये वाला जो अक्षांश आता है वो हो गया हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। तो हमारा जो भारत है वो यहाँ कहीं स्थित है। अब हमें ये पता लगाना है कि हमारा जो भारत है वो यहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, देशांतरीय विस्तार से हमें पता लगेगा। हमारा देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जितने भी देशांतर है सभी पूर्वी कहलाते हैं, ग्रीनविच के पश्चिम में जितने भी देशांतर है सभी पश्चिमी कहलाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट। ये कौन सा देशांतर है, 0। काउंट करें, 0 1 2 3 4 5 करते हुए मान लीजिए यहाँ पे एक देशांतर आता है हमारा, ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और कहाँ तक है हम, 97 डिग्री 25 मिनट तक। 68 69 70 71 72 काउंट करते हुए मान लीजिए यहाँ जो देशांतर आ रहा है वो हो गया हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप देखो कि हमारा भारत कहाँ स्थित होना चाहिए। भारत के लिए ये तो अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट।
यानी इतना इतना ये जो पोर्शन है ये कौन है, हमारा भारत है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा भारत है। विश्व मानचित्र पर हमारा भारत कितने गोलार्धों में है, तो 2 गोलार्धों में। कौन से, ये वाला जो गोलार्ध हुआ ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये जो गोलार्ध हो गया ये कौन सा हो गया, पूर्वी गोलार्ध। तो हम पृथ्वी के केंद्र से, या जहाँ पे भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखाएं क्रॉस करती हैं, वहाँ से हम उत्तर पूर्व दिशा में स्थित हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं। और गोलार्ध भी हमारे कौन से हैं, उत्तर पूर्वी 2 गोलार्ध हैं। तो हम कहाँ स्थित हैं, उत्तर पूर्वी 2 गोलार्धों में हम स्थित हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो बात हो गई भारत की स्थिति की। अब भारत की स्थिति को हम विस्तार को एक्चुअल में वो हम बड़े मैप में, यानी हमारे भारत का मैप बनाते हैं, और उसमें भारत का जो विस्तार है, चारों जो दिशाएं हैं उनको अच्छे से हम देख कर आते हैं स्थिति के बाद, और उसके बाद हम भारत का नाम रखेंगे। भारत का नाम रख देंगे, विस्तार रख देंगे, और उसके बाद हम भारत की उत्पत्ति देखेंगे कि भारत वास्तव में उत्पन्न कैसे हुआ है, ये हम देखेंगे, है ना। तो अब देखो भारत के विस्तार को हम देखते हैं। ये तो हम जान ही गए हैं कि भारत कौन से गोलार्धों में है, तो भारत उत्तर और पूर्वी 2 गोलार्धों में है। भारत कहाँ कहाँ है, उत्तर और पूर्वी 2 गोलार्धों में आता है। तो चलो हम करते हैं। ये हमारा भारत मान लीजिए एक बार आप। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है ना। ओके, ये माना आप। अब भारत का जो विस्तार वगैरह है वो देख लेते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है, मुख्य भूमि का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन ये मुख्य भूमि का विस्तार है। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम विस्तार कहाँ है, तो भारत का दक्षिणतम विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर। और यहाँ पर हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का, वो स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पार्सन पॉइंट भी है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार जो द्वीप है भारत का, वहाँ पर स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट पे। और यहाँ हम मान लेते हैं दक्षिण में हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो अब भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित कन्याकुमारी या केप कैमोरिन, कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप। अब ये कुमारी अंतरीप कहाँ है, तमिलनाडु में। कुमारी अंतरीप कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, कन्याकुमारी में स्थित है। अब उत्तर में आते हैं, तो उत्तर में यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख, तो यहाँ पर हमारा इंदिरा कोल, वहाँ पे इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे इंदिरा कोल, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब ये हमारे भारत का सबसे उत्तरी छोर, ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर, मुख्य भूमि का ये वास्तव में सबसे दक्षिणी छोर। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो भारत भूमध्य रेखा से जो दूरी है 876 किमी दूर, 876 किमी दूर स्थित है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से हम 876 किलोमीटर दूर स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो पूर्व और पश्चिमी विस्तार से शुरू करते हैं। तो भारत का जो पूर्वी छोर है, ठीक है, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, और छोर का नाम है वालागू,
ठीक है। और कुछ बुक्स में किबिथु भी लिखा मिलता है, किबिथु, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो वालागू ही करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि माजिद हुसैन की जो बुक है वो वालागू लिखती है और किबिथु वगैरह कुछ गाइड में मिलता है किबिथु। और यहाँ पे हमारा सर्वाधिक पश्चिमी जिला है गुजरात। गुजरात में जो हमारा सर्वाधिक पश्चिमी छोर है सरक्रीक, सरक्रीक, ठीक है। कुछ द्वारका बताते हैं बट कि द्वारका बहुत ज़्यादा इधर आ जाता है, तो सरक्रीक क्षेत्र है। सरक्रीक में राजहर क्रीक भी हम लिख सकते हैं, राजहर क्रीक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सरक्रीक या राजहर क्रीक ये हमारे पश्चिमी छोर, वो हमारा पूर्वी छोर। और यहाँ पे देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, राइट। अब स्थान हमने चारों जान लिए हैं, अब इन चारों स्थानों को हम आपस में मिला दें एक बार इस तरह से, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो कितना होता है, तो उत्तर से दक्षिण जो है भारत की जो लेंथ है उत्तर से दक्षिण वो करीब 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम है वो करीब 2933 किलोमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों जो लंब भारत पर डाले गए हैं ये एमपी में क्रॉस करते हैं, ये भी ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत का अक्षांशीय अंतर कितना है, देशांतरीय अंतर कितना है। तो अक्षांशीय अंतर निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट माइनस 8 डिग्री 4 मिनट, तो आ गया 29 डिग्री 2 मिनट। ये तो क्या है, भारत का अक्षांशीय अंतर है, 29 डिग्री 2 मिनट भारत का अक्षांशीय अंतर। देशांतरीय अंतर देखते हैं, 97 25 माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट, ठीक है, 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर, ये हमारे भारत का क्या है, देशांतरीय अंतर है। अब अगर समय का अंतर निकालते हैं तो 1 मिनट पर समय का अंतर आता है, 1 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर आता है 4 मिनट। तो यहाँ पर आता है 29 × 4 लगभग 117 मिनट, 117 मिनट मान के चलिए, लगभग 117 मिनट का अंतर आता है भारत के पूर्व से पश्चिम छोर में, 117 मिनट का लगभग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लगभग 2 घंटे 116 मिनट 117 मिनट के आसपास, तो 117 मिनट माने ये बेहतर है, तो 117 मिनट का अंतर आता है हमारे पूर्व से पश्चिम छोर की ओर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो अब भारत का अंतर हमने देख लिया, समय विस्तार हमने देख लिया, भारत में कर्क रेखा की स्थिति को भी हम जान लेते हैं। कर्क रेखा क्या होती है, वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इस तरह से यहाँ पे यूं निकलती है, ठीक है। और भारत की जो मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, IST वो भारत के 5 राज्यों से निकलती है, इस तरह से। और IST 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से खींची गई है, और कर्क रेखा जो कि प्रधान अक्षांश रेखा है आप जानते ही हैं, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा प्रधान अक्षांश रेखा भी कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा की और हमारी प्रधान अक्षांश रेखा की, वो किन किन स्थानों से गुजरती है। बीच वाला एक बार हमें मिटाना होगा, किन किन राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा को हम रखेंगे, बाकी सारा एक बार हटा देते हैं। ठीक है, देखो ये आती है कौन, सबसे पहले मानक समय रेखा पर यूपी, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जब ये तेलंगाना नया राज्य बना था तब एक क्वेश्चन आया था कि मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो उसमें एक ऑप्शन था 5, एक ऑप्शन था 6। तब तेलंगाना जब नया राज्य बना तो सबको ये लगा कि यार हो सकता है कि तेलंगाना से भी गुजरती हो, तो याद रखिए कि तेलंगाना से नहीं गुजरती है मानक समय रेखा, ये 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आगे आ जाती है झारखंड,
झारखंड से आगे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके अलावा फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा को TR लिख रहे हैं, और मिजोरम, मिजोरम को MZ लिख रहा हूँ, मिजोरम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और मानक समय रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। एक दूसरे को क्रॉस कहाँ करते हैं? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ओके। ये स्थिति है हमारे भारत की स्थिति भी हमने जानी, भारत का विस्तार भी हमने जाना। अभी भारत की उत्पत्ति बाकी है, लेकिन हम पहले भारत का नाम रखेंगे, फिर हम उत्पत्ति शुरू करेंगे। बात करते हैं भारत के नाम की। इसको मिटाना क्या है, यहाँ से ही शुरू करते हैं, मिटाने की आवश्यकता नहीं है नाम के लिए। देखो, जब हम भारत के नाम की बात करते हैं तो आर्यों के आगमन से पहले, जब भारत में आर्य नहीं आए थे, तो आर्यों के आगमन से पहले भारत को सप्त सैंधव कहा जाता था। क्या कहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। आर्य भारत में आ गए तो आर्यों के आगमन के बाद भारत आर्यवत कहलाया। आर्यों के ही राजा भरत के समय में हमारा जो भारत था वो एक विशाल द्वीप, जम्बू द्वीप का भाग था, ठीक है। और उस जम्बू द्वीप के 7 भाग थे, 7 भाग थे। भाग को उस समय वर्ष कहा जाता था। तो राजा भरत, आर्यों के राजा भरत के नाम पर हमारा भारत वर्ष कहलाता था। वर्ष का अर्थ है भाग, और भाग किसका था? जम्बू द्वीप का। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत किस द्वीप पर स्थित है, ऐसी क्वेश्चन आ गया था। क्या क्वेश्चन आया था? कि भारत किस द्वीप पर स्थित है। अब ये क्वेश्चन सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार भारत किस द्वीप पर है, तो भारत तो किसी द्वीप पर है ही नहीं। तो भारत किस द्वीप पर है? जम्बू द्वीप पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत किस द्वीप पर है? जम्बू द्वीप पर है, ठीक है। ये किसके समय है? आज की थ्योरी नहीं है, ये पुराण में है, ऐसा पुराणों की थ्योरी है, ये ध्यान रखना है, ओके। अब सिंधु नदी के कारण भारत को कुछ नाम मिले हैं, 2 नाम। सिंधु नदी को जो ग्रीकवासी थे, यानी कि जो ग्रीकवासी, यूनानी, रोमन नहीं, यूनानी सिंधु नदी को कहते थे इंडस। क्या कहते थे? इंडस। और सिंधु नदी के पूर्व में ये जो हमारा प्रदेश था, इसको वो क्या कहते थे? इंडिया। ऐसे ही जो ईरानी थे, जो कि फारसी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, वो फारसी इस सिंधु नदी को कहते थे हिंदू, क्योंकि फारसी भाषा में है से जो होता है वो है उच्चारण एक ही होता है। तो फारसी या ईरानी जो होते थे वो सिंधु नदी को कहते थे हिंदू, और इस हिंदू नदी के पूर्व में जो प्रदेश था उसे कहते थे हिंदुस्तान। फिर अंग्रेजों ने हिंदू एक धर्म विशेष के लिए नाम दे दिया, और हिंदुस्तान, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो भारत को क्या कहा गया? संविधान में इंडिया और भारत कहा गया। बाकी हिंदुस्तान का अर्थ होता है कि हिंदू नदी के पूर्व में स्थित एक प्रदेश, और हिंदू का अर्थ होता है सिंधु नदी के किनारे निवासी व्यक्ति, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अंग्रेजों ने इस हिंदू को एक धर्म बना दिया। वास्तव में हिंदू क्या है? नदी का नाम है। हिंदू क्या है? एक नदी का नाम है। हम अपने आप में फील करते हैं कि यार हम हिंदू हैं, नहीं, हम हिंदू का मतलब हम अपने आप को क्या कह रहे हैं? नदी कह रहे हैं, नदी। हमारा धर्म कौन सा? सनातन धर्म। सनातन धर्म, हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू किसका नाम है? नदी का नाम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके। तो ये तो है भारत के नाम पर बातें। आगे हम बात करते हैं भारत की उत्पत्ति की, कि भारत उत्पन्न क्या कैसे हुआ। उत्पत्ति और सीमाओं पे बात करनी है ना हमें, है ना। तो हम पहले क्यों ना सीमाओं पे कर लें, सीमाओं पे बात कर लें, आसान रहेगा, और फिर आसानी से हम बाकी चीज़, उत्पत्ति के साथ ही हम भौतिक विशेषताएं फिर शुरू कर सकेंगे, है ना। तो पहले हम सीमाएं कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की सीमाओं पे। तो उनमें सबसे पहले ले लेते हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा कुल लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर। तटीय सीमा में कौन कौन शामिल है? तटीय सीमा में भारत के 9 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश प्लस द्वीप समूह। अब द्वीप समूह में भी कुछ केंद्र शासित प्रदेश ही हैं,
ठीक है। तो लेकिन हमने अलग से द्वीप समूह भी रखा है, तटीय सीमा। लेकिन अगर केवल 9 राज्यों की सीमाओं के साथ बात करते हैं तो वो होती है 6100 किलोमीटर। 9 राज्यों की जो मुख्य सीमा है उसकी लेंथ कितनी होती है? 6100 किलोमीटर, जिसको हम कहते हैं मुख्य भूमि की सीमा। ठीक है। इसमें गुजरात ये सबसे लंबी सीमा बनाता है, करीब 1214 किलोमीटर के आसपास। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, ठीक है। छोटी, सबसे छोटी सीमा 101 किलोमीटर लंबी सीमा गोवा। गोवा के बाद कर्नाटका, फिर केरला। ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये तो अरब सागर से सीमा बनाते हैं। इसके अलावा फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसमें जो आंध्र प्रदेश है दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाता है 973 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल दूसरी सबसे छोटी बनाता है 151 किलोमीटर। तीसरी सबसे बड़ी तमिलनाडु बनाता है और तीसरी सबसे छोटी कर्नाटक बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है। एसएससी का एग्जाम आया हुआ था और उसमें पूछा था कि निम्नलिखित राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य। उसमें ना तो ऑप्शन में था गुजरात, ना ऑप्शन में था आंध्र प्रदेश, उसमें एक ऑप्शन दे रखा था तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इस तरह से। तो आप याद रखिए कि तमिलनाडु तीसरी सबसे लंबी बनाता है और कर्नाटक तीसरी सबसे छोटी सीमा का निर्माण करता है। पर्टिकुलर इनकी जो लेंथ है वो बुक में नहीं मिलती है, हाँ, बट फिर भी जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं सागर तटवर्ती जो मंत्रालय है वहाँ पे, मतलब सी कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, ये जो हमारी सीमाओं से संबंधित जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, वो अपने निर्देशों में ये सीमाएं जारी करते होंगे, करते हैं एक्चुअल में, लेकिन उनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा हुआ है। अब ये मुख्य भूमि है, इसकी लेंथ क्या है? 6100 किलोमीटर। अब हम बात कर चुके हैं प्राकृतिक संसाधनों में कि इस तट रेखा से 12 नॉटिकल मील की जो सीमा होती है उसको तो हम कहते हैं प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा। इस तट से 24 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र, और इस तट से 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं आर्थिक सामुद्रिक सीमा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आर्थिक सामुद्रिक सीमा से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ कहा जाता है। क्या होता है EEZ? ये मान लीजिए हमारा भारत है, इस भारत से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है, यहाँ पूरा एरिया कवर करके हुए ना, पूरा एरिया कवर करके 200 नॉटिकल मील की जो दूरी है, इतना इतना पूरा, इसको क्या कहते हैं? EEZ कहते हैं। EEZ फुल फॉर्म होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हिंदी में बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये भी IS प्री में आया हुआ है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना एरिया है? अब इसका पूरा एरिया निकालते हैं तो ये बनता है 2.02 मिलियन वर्ग किमी। 2.02 मिलियन वर्ग किमी, इसको क्या कहते हैं? EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कितना है ये एरिया? वैसे लेंथ में 200 नॉटिकल मील, लेकिन बाई एरिया कितना है? 2.2 मिलियन वर्ग किमी। एरिया मतलब 200 नॉटिकल मील, इधर भी इधर भी इधर भी, तो टोटल क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना बनता है? 2.02 मिलियन वर्ग किमी। ये हमारा एरिया है किसका? EEZ का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा में अगर हम बात करें हमारे देश, तो हमारे जो देश हैं वो 7 पड़ोसी देश हैं भारत के, जो सीमा बनाते हैं हमारे भारत से। ठीक है, बात करते हैं, देखो कौन कौन से। इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर चीन, नेपाल,
भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं इन सीमाओं की। तो राज्य देश तो कितने हो गए 7, और राज्य कितने हैं 15। तो हमारे पास हैं राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नहीं 15 नहीं 16 तो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास हैं। तो हम बात करते हैं पाकिस्तान से, तो यहाँ पर है गुजरात, राजस्थान, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो पंजाब, ठीक है, और यहाँ से फिर एक बार तो जम्मू कश्मीर और एक बार लद्दाख। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, अब इस सीमा को हम कहते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ टोटल लेंथ करीब 3310 किलोमीटर। ठीक है, ये 3310 किलोमीटर क्या है, पूर्व की लंबाई है जब भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन अभी 3323 किलोमीटर, ये तो पुरानी है। तो अभी याद रखिए 3323 किलोमीटर। बट इनकी लंबाई कभी पूछी नहीं जाती है। लंबाई क्यों नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ये हमने इनको विवादित बना रखा है। ठीक है, जैसे इधर पीओके है तो पीओके हमारा है, लेकिन पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो हम उसकी लंबाई 3310 शो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ लंबाई 3323 शो करते हैं। आप सोच रहे हैं यार 3310 तो कम है, लद्दाख पीओके हमारे पास है तो ज़्यादा होना चाहिए। बट ऐसा है कि अगर पीओके हमारे पास है तो पाकिस्तान यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3323 इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से यूँ घूमते 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 ये इधर निकलता है, तो इधर बढ़ जाती है थोड़ी सी 13 किलोमीटर, है ना। तो ये लद्दाख का कुछ पोर्शन है जो पीओके के रूप में है। और पीओके और लद्दाख के बीच में जो सीमा बनती है, पीओके और लद्दाख के बीच में जो सीमा बनती है उसको LOC कहते हैं। LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। ठीक है, ये हो गया हमारा पीओके। LOC 1948 में क्रिएट हुई थी। ये जो पीओके बना 1948 में बना था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये पीओके, तो ये इसके बाद इधर चीन के साथ जो सीमा बनती है, यहाँ पे तो अक्साई चीन है, अक्साई चीन, इसको COK भी कहते हैं, COK। चीन अकुपाई लद्दाख हो गया अब तो ये, है ना। तो पहले नाम था चीन अकुपाई कश्मीर, अब इसको कहा जाएगा चीन अकुपाई लद्दाख, और इसको भी पीओके की जगह कहा जाएगा चीन अकुपाई पाक अकुपाई लद्दाख, POL हो जाना चाहिए। तो बट अभी इनके नाम कोई चेंज नहीं है, तो ये COK, ये पीओके, अक्साई चीन। अब पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा है ये वाली, इसको तो कहते हैं LOC। ऐसे ही चीन, अक्साई चीन और भारत के लद्दाख के बीच में जो सीमा है, यहाँ पे लद्दाख है हमारा ना, यहाँ जो सीमा है इसको हम कहते हैं LAC, LAC, यानी LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अब चीन जो सीमा बनाता है वो लद्दाख से बनाता है, फिर इधर हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, ठीक है, उसके बाद सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पे यूँ अरुणाचल प्रदेश और ये असम, इस तरह से ये मेघालय। ठीक है, तो देख ही पा रहे हैं हम, क्या देख पा रहे हैं कि चीन लद्दाख से सीमा बना रहा है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। चीन की जो हमारी सीमा है वो पूर्व में जब कोई विवाद नहीं था, तब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय थी 3917 किलोमीटर। अब है ना पूरी तरह से सिकुड़ गई है। चीन ने बहुत सारे स्थानों पे कब्जा कर लिया। 3488 किलोमीटर ही बताता है चाइना। ठीक है, और चीन अपने मैप में इस गलवान घाटी जो यहाँ पर है अक्साई चीन LAC के पास, गलवान घाटी को भी अपने मैप में बताता है। ठीक है, और इधर यहाँ पे भूटान में है जिसको हम बोलते हैं चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी जो क्षेत्र है भूटान का भाग है, और चुम्बी घाटी ना केवल भूटान में, चीन में भी है, लेकिन चीन क्या करता है, भूटान की चुम्बी घाटी वाला जो क्षेत्र है वो भी चीन में ही बताता है। इधर वालागू अरुणाचल प्रदेश में, वालागू को भी चीन में ही बताता है।
तो इसलिए सीमा सिकुड़ जाती है 3488 किलोमीटर। बट लंबाइयाँ नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि पुराने समय में हम 3917 बताएं, अब 3488 बताएं, तो हम क्या अगर 3917 नहीं बताते हैं तो हमें देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, है ना। हम ऐसे कहें कि ये पाकिस्तान और भारत के जो बीच में लंबाई 3323 है, हम यूँ पढ़ें, है ना, ये वाली 3323 है, लेकिन यूँ 3310 है ऐसे, तो हम 3323 लिखें तो यार हम तो गद्दार हो गए, है ना। तो पीओ के हमने शो ही नहीं किया, पीओ के हमने शो नहीं किया, ये तो गड़बड़ हो गई ना ऐसे। तो अब इस वजह से कभी भी सीमाओं की लंबाई नहीं पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। अब इसमें सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वो क्या कहलाती है, रेड क्लिफ कहलाती है, बस इतना सा। तो अब चीन और भारत की जो सीमा है, वैसे तो पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, लेकिन चीन और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है इसका नाम है क्या नाम है, मैकमोहन। ठीक है, ध्यान रखना। तो चीन और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो सीमा है वो मैकमोहन कहलाती है। 27 अप्रैल 2014 में, सॉरी 1914 में, 27 अप्रैल 1914 में इस सीमा रेखा का निर्माण हुआ था शिमला में। तो इस शिमला में जो ये समझौता हुआ, मैकमोहन, उस समय भारत के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन थे, ठीक है, मनमोहन सिंह के नाम पर नहीं है ये मैकमोहन, ठीक है। तो ये मैकमोहन, देखो मनमोहन सिंह नाम, मनमोहन सिंह, भाई एक प्रधानमंत्री जो बोलते नहीं थे और वर्तमान प्रधानमंत्री जो सिर्फ बोलते हैं, ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब इनके लिए कहा जाता था कि बोलते नहीं है, बोलते मौनी बाबा, उनके मौन धारण करके रखते हैं, मौनी बाबा। और अब ऐसे प्रधानमंत्री जो सिर्फ बोलते ही हैं। ओके, तो मैकमोहन ये शिमला में बना। ओके, ये ध्यान रखना है। चलो आगे हम बात करते हैं। यहाँ से नेपाल के साथ हमारी, चीन के साथ हो गई, नेपाल के साथ जो हमारी सीमा, ये नेपाल है। नेपाल के साथ देखो उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार, इधर सिक्किम और इधर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ऐसे हो गया, ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल हो गया भाई। इस भूटान को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, चलो ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल हो गया, है ना। तो अब नेपाल से देखो उत्तराखंड सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, बिहार बनाता है, सिक्किम बनाता है और पश्चिम बंगाल बनाता है। सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है। यहाँ पे छोटा सा विवाद जरूर है, काला पानी विवाद, काला पानी विवाद, ठीक है। काला पानी विवाद को हम एक अलग मैप में मतलब देख लेंगे, एक अलग से मैप जो होगा हम उसमें इसको ऐड करके अलग से देख लेंगे, जैसे हमने गूगल अर्थ वगैरह में देखा उस तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, काला पानी विवाद क्या है इसको हम जान लेंगे क्योंकि ये नवीन रहा है। गलवान जो क्षेत्र है, गलवान घाटी विवाद क्या है, ये भी अच्छा है। आप आरएस पॉलिटिकल साइंस में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनमें आप इनको अच्छे से पढ़ना। गलवान घाटी मुद्दा पढ़ना। पैगांग सो यहाँ झील पड़ती है हमारे लद्दाख और तिब्बत में, हम भारत के भौतिक प्रदेशों में पढ़ेंगे। तो पैगांग सो विवाद है वो भी अच्छे से पढ़ना, काला पानी विवाद है वो भी अच्छे से पढ़ना, और भूटान में चुंबी घाटी विवाद है ये भी अच्छे से पढ़ना। तो काफ़ी विवाद रहे हैं इन दिनों, ठीक है। तो अब अरुणाचल प्रदेश यहाँ आ गए थे ना हम, नेपाल से सीमा, अब भूटान से सीमा की बात करते हैं। इसकी लेंथ है 1751 किलोमीटर, ठीक है। अब भूटान से जो हमारी सीमा रेखा है इसका भी कोई नाम नहीं है। यहाँ पे जो राज्य सीमा बनाते हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश आ गया, म्यांमार आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया और सिक्किम आ गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ये असम है, म्यांमार क्या, सॉरी ये है म्यांमार, तो ये असम है, असम, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया भूटान से सीमा बनाते हुए, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। भूटान से हमारी सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है, ठीक है। अब भूटान के साथ जो हमारी सीमा रेखा की लंबाई है पुराने समय में 587 किलोमीटर मानी जाती थी, अब 699 बताते हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूँ सीमाओं की लंबाई नहीं आती है, ओके। यहाँ से अब म्यांमार, म्यांमार के सहारे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या कर दिया मैंने, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम
मिजोरम, और ये त्रिपुरा, और ये असम, ठीक है, और ये मेघालय। ये मेघालय, ठीक है, और यहाँ पे म्यांमार, ये म्यांमार। अब म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये क्या करते हैं, म्यांमार से सीमा बनाते हैं। सीमा की लंबाई करीब 1643 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे हम बांग्लादेश में आ जाते हैं। तो बांग्लादेश से हम अगर सीमा बनाते हैं तो बांग्लादेश से करीब 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं। ये हमारी भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन से राज्य, तो विशेषकर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय। असम दो दो बार बनाता है, इधर से भी और इधर से भी। त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बांग्लादेश से कौन सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब असम को देखो, ये दो दो बार सीमा बनाता है। असम क्या करता है, दो दो बार सीमा बना रहा है, इधर से भी और इधर से भी। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को हम जीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा जीरो लाइन कहलाती है, और मिजोरम भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ विवाद है, उन विवाद को आप अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जरूर पढ़ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे कच्छ विवाद और सरक्रीक विवाद गुजरात में, इधर पीओके विवाद हमारे लद्दाख में, और यहाँ पे सियाचिन विवाद, ठीक है, अक्साई चीन, चीन के साथ। इसके अलावा गलवान घाटी विवाद, लद्दाख में पैगांग सो झील विवाद, ठीक है। नेपाल के साथ काला पानी विवाद। काला पानी विवाद तो मैं आपको बता दूंगा बहुत शानदार डायग्राम के माध्यम से। और इसके अलावा फिर यहाँ पे चुम्बी घाटी विवाद। चुम्बी घाटी है कहाँ, वो जरूर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। भूटान और सिक्किम इस तरह से जुड़े हुए हैं, सिक्किम, भूटान और ये चीन, और ये चुम्बी घाटी, ये जो वी आकार देख रहे हो ना, ये है चुम्बी घाटी। ये चुम्बी घाटी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलो, तो चुम्बी घाटी वैसे चाइना में है और भूटान में है। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ विशेष कोई विवाद नहीं है, बाकी अरुणाचल प्रदेश का म्यांमार के साथ, लेकिन यहाँ पे दीपू दर्रा है, वो हम हिमालय के दर्रों में पढ़ लेंगे। बांग्लादेश के साथ जो विवाद है वो 3 बीघा गलियारा विवाद, आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जरूर पढ़ेंगे। 3 बीघा गलियारा विवाद और एनक्लेव विवाद, है ना, एनक्लेव विवाद को भी आप पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये थी हमारे भारत की सीमाएं और सीमाओं की कुल लंबाई। पुरानी अगर हम मानते हैं तो 15,200 किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में मानते हैं तो 15,106 किलोमीटर कुछ है, ठीक है। अब ऐसा भी है कि जो सीमाएं हैं वो हम 15,200 स्थलीय सीमा 15,200 ही हमेशा से मानते आए हैं, क्योंकि जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है वो बुक जारी करता है ना, भारत 2020, भारत के नाम से बुक आती है। जैसे राजस्थान का सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो सुजस के नाम से, है ना, जारी करता है, वैसे भारत में भी जारी होती है भारत के नाम से। तो भारत के नाम से जो जारी होती है उसमें भारत 2020 में जो बुक आप देखोगे तो उसमें भारत की स्थलीय सीमा को 15,200 ही बता रखा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम पढ़ते हैं तो भारत की सीमा 15,106 किलोमीटर बताई जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमने बात कर ली है भारत की सीमाओं की और भारत के परिचय की। अब सिंपल एक क्वेश्चन बनता है क्षेत्रफल में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आप जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना, 2.4% रखता है। और विश्व में स्थान कौन सा, 7वां रखता है। तो भारत से पहले कौन है, भारत से पहले आते हैं रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत। उल्टा तो नहीं कर दिया, ब्राज़ील पहले है ना, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ठीक है।
रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये ऐसे आएगा। ब्राज़ील ऊपर, तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे भारत के बाद अर्जेंटीना, भारत के बाद अर्जेंटीना, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। अब यहाँ पे क्वेश्चन और थोड़ा सा मिसिंग रहता है कि यूएसए को तीसरा करें कि चाइना को तीसरा करें। तो आप है ना यूएसए को ही तीसरा करना है। एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक का पहला लेसन, 9th क्लास की बुक का जो 9th क्लास की ज्योग्राफी वाली यानी सोशल स्टडीज़ वाली बुक है, उसका पहला ही लेसन है भारत एवं हमारा विश्व, ऐसा कुछ चैप्टर है। तो उस चैप्टर में देखना यूएसए को तीसरा स्थान दे रखा है। तो रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो दोस्तों, तो हमने आज अभी इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भारत की जो स्थिति है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।